आज हम शुरू कर रहे हैं अपना डिस्कशन क्लास 12 यूनिट 7 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। इससे 3 से 4 क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और सबसे पहले मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नीट एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, इसके चांसेस कम है। लेकिन फिर भी अगर इस चैप्टर को आपने आगे पढ़ना है, खास तौर पे 8.1 को आपने समझना है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि डिजीज है क्या और हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्थ के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, तो थोड़ा सा फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इसको कीजिए। आपने मेडिसिन एज अ कैरियर चूज किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ कि एक थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एंड देन वी विल कम बैक टू द सेक्शन 8.1 ऑफ योर एनसीईआरटी वेयर इट हैज डिस्क्राइब्ड द डिजीज एंड वी विल आल्सो डिस्क्राइब द डिजीज इन डिटेल्स। सो देखिए, इस थोड़े वीडियो को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो सबसे पहली चीज मुझे यहां पर यह सीखनी है। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। ये हेल्थ जो है, ये शब्द बार बार हमारे सामने आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो इसको WHO ने डिफाइन किया। देखिए, कोई बहुत बढ़िया डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट टाइप के टॉपिक्स हैं। फिर भी WHO ने हेल्थ को डिस्क्राइब किया है। उसने कहा कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ, और देखिए शब्द देखते जाइए एक एक। मैंने कहा कंप्लीट, सो आधा अधूरी बात नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट। इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट। एंड देन लुक एट द डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ: फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो आप देखिए, मैं केवल एक ही डायमेंशन में बात नहीं कर रहा हूं। जनरली हम मायोपिक होते हैं, हम हेल्थ को केवल फिजिकल फॉर्म में देखते हैं और इसीलिए मेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो हेल्थ का बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है। लेकिन इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं और हमने ये कहा कि इट इज़ वेलबींग। और इसके बाद में WHO ने एक काम और किया, इसमें एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर दी और उन्होंने ये कहा कि इट इज नॉट मियरली, केवल नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अब इस चीज को, थोड़े से शब्दों को हम समझ लेते हैं। डिजीज के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए किसी आदमी को, से फॉर एग्जांपल, कोई इन्फेक्शन हुआ, लेट अस से टाइफाइड, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपने उसे डायग्नोज किया एज अ डॉक्टर, आपने उसको एक ट्रीटमेंट दिया और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है बॉडी से आपने उसको खत्म कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। नाउ दिस पर्सन इज क्योर्ड ऑफ द डिजीज। अनफॉर्चुनेटली डिजीज से क्योर होने के बावजूद 2-3 दिन तक ये अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा है। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर डिजीज है, हम ये कहेंगे कि दिस पर्सन इज इनफर्म। से फॉर एग्जांपल किसी के फ्रैक्चर हो गया, सो अब आपने ये कास्ट लगा दिया, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हड्डी जुड़ गई, उसके बाद इट टेक्स टाइम कि पूरी स्ट्रेंथ वापस आए। तो हम ये कहेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये इनफर्मिटी की क्या बात है। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये एक बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट है। सो देखिए, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD आए हुए भी 20 साल हो गया। सो पहले एक बारी उन्होंने एक स्लोगन चलाया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD। फिर बाद में हमें समझ में आया कि हाउ इज इट पॉसिबल, व्हेन कैन एवरीबडी इन द वर्ल्ड बी कंप्लीटली फिजिकली, अगर फिजिकली है तो मेंटली, और मेंटली है तो सोशली हमेशा वेलबींग में हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये यूटोपिया जैसी चीज लगती है। सो एक कंसेप्ट आया कि जितना इसके पास होंगे उसको आप कहेंगे पॉजिटिव हेल्थ, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव हेल्थ। और जो सबसे बुरा हो सकता है इस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे, दैट कैन बी डेथ। सो आइडिया इज कि जितना आप पॉजिटिव हेल्थ के पास जा रहे हैं वो आपका गोल होना चाहिए। जितनी सोसाइटी एज अ होल पॉजिटिव हेल्दी होगी उतना बेटर जो है उस कंट्री का आउटलुक होगा। और ये हमारा एंडेवर है कि कॉन्स्टेंटली लोगों को एजुकेट करके किसी तरह से उनको समझाना कि किस तरह से पॉजिटिव हेल्थ को अटेन किया जाता है, जो हमारा एम और गोल होना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये WHO की हेल्थ की डेफिनेशन समझ में आ गई। इसके आपको डिफरेंट डायमेंशंस जो मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आ गए और आपको ये बताया कि ये एक बहुत पॉजिटिव कंसेप्ट है। अगली चीज देखते हैं। सो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो ये है कि सरप्राइजिंगली WHO हेल्थ को तो डिफाइन करता है, डिजीज को डिफाइन नहीं करता। सो अब आप ये देखिए कि देयर इज नो डेफिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको हेल्थ की डेफिनेशन दे दी, तो कोई डिजीज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है।
सो देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन फॉर डिजीज। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। डिसईज, समवन हु इज नॉट एट ईज इज डिजीज्ड। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग। सो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई। हमें अच्छे से नहीं पता कि डिजीज को किस तरह से डिफाइन करें। ये कुछ उसी तरह का हो गया कि हम कई साल बायोलॉजी पढ़ के जब क्लास 11th में आए तो हमें पता चला कि लाइफ की डेफिनेशन या लिविंग क्या चीज़ है वो आसान नहीं है। हम इतने दिनों से बायोलॉजी पढ़ रहे थे विच इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाद में हमें समझ में आया कि हमें तो अभी लाइफ को ही डिफाइन करना बहुत अच्छा नहीं आता। ये पैराडॉक्स वायरस के, वायरॉइड्स के, ये जो इन्फेक्शियस प्रायॉन्स हैं अभी भी हमारे सामने है कि इनको कहाँ रखें। तो कुछ इस तरह की बात हमने कहा कि ये डिजीज़ में भी हो गया। और जैसा मैंने इस शब्द के लिए मैंने आपसे कहा कि एक मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं अ पर्सन हु इज़ नॉट एट ईज वुड बी डिजीज्ड। अब जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूंगा आपको समझाने के लिए वो ये है कि अगर कोई फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या दोनों कोई डिस्टर्बेंसेस हैं किसी के अंदर तो हम उसको कहेंगे कि ये पर्सन डिजीज्ड है। सो हमने ये कहा कि डिजीज में एक हमने शब्द इस्तेमाल किया, हमने कहा कि देयर मे बी अ फिजियोलॉजिकल, कोई फिजियोलॉजिकल, या मैं ये कह रहा हूं एंड और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। तो हमने ये कहा कि इसको हम मोटे तौर पे क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी डेफिनेशन इसकी नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कोई मेरे से पूछे कि सर व्हाट इज इलनेस। सो व्हाट इज इलनेस, तो मान लीजिए कोई आदमी अगर मेरे से पूछे व्हाट इज इलनेस, बड़े मिलते जुलते से शब्द हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। तो इलनेस को मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ स्टेट वेयर अ पर्सन फील्स दैट ही इज नॉट वेल, मतलब वेल बीइंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है तो वो क्या कहेगा कि देयर इज एन इलनेस। सो हमने ये कहा कि इट इज़ अ स्टेट वेयर द फीलिंग इज a person has a feeling that this person is not well. So आप इसको क्या कहेंगे, illness कहेंगे। We can go on, there would be a term which is called as sickness. So अब sickness किसे कहते हैं, तो आप मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ छोड़ देते हैं। तो मैंने आपसे कहा just you are getting the idea how difficult is it to define what is called as a disease. So अब तक हमने ये देखा कि ये disease क्या है, इसका एक जस्ट हमें आइडिया मिल गया। अब मैं जो अगला जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं दैट कंसेप्ट वुड बी कि इस डिजीज को कॉज कौन करता है, व्हाट कॉजेज द डिजीज। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि कोई फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल माल एडजस्टमेंट या डिस्टर्बेंस है और हमने ये कहा कि इस डिजीज को कॉज कौन करता है, व्हाट कॉजेज अ डिजीज। सो जिस टाइम पे लुईस पास्चर ने ये डिस्प्रूव किया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ को डिस्प्रूव किया, वो जो एक स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है आपको याद आ रहा होगा, उन्होंने डिस्प्रूव करा कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन लाइफ का नहीं होता। वो माइक्रोब देख पा रहे थे और लुईस पास्चर ने कहा कि बैक्टीरिया और यूबिक्विटस इन नेचर, जो हमें दिखता नहीं था। लोग कहते थे बुरी हवा चलती है तो मलेरिया होता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इस टाइम पर साइंस में जब जिस तरह से ये माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई तब हमें ये वर्ड दिखने लगा जो हमें दिखता नहीं था। फिर हमें समझ में आया कि एक्चुअली ये डिजीज कॉज कर सकते हैं। और रॉबर्ट कॉक ने एक कॉक्स पोस्टुलेट दिए और उन्होंने कहा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो उन्होंने कहा कि कोई एक जर्म है, माइक्रोब है, और ये जर्म जो है वो ये बॉडी में घुसा और इसकी वजह से लेट अस से कि इसमें क्या हो गई, डिजीज हो गई। सो इस तरह से डिजीज होती है। ये किसने कहा, रॉबर्ट कॉक ने। सो हमने कहा रॉबर्ट कॉक के व्हाट इज कॉल्ड एज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आप पैथोजन का नाम जानते हैं। ये बॉडी में घुसा किसी ह्यूमन बॉडी में और इसने उसके अंदर क्या कर दिया, ट्यूबरकुलोसिस कर दिया। हमें समझ में आ गया कि ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। लेकिन ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत लोगों के शरीर में घुसता है, सब में नहीं कर पाता। सो अगर ये 1-to-1 कॉजेशन होती तो जिसमें भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस घुसेगा उसमें ट्यूबरकुलोसिस होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। सो बहुत से लोगों को आप जानते हैं हमारे आसपास जरूर ये बैक्टीरिया होगा। बहुत से पैथोजन आपकी ओरल कैविटी में है, नेजल कैविटी में है, बहुत पैथोजन है। इसीलिए जनरली जो ENT सर्जन है वो थ्रोट कल्चर वगैरह कराते नहीं है, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। सो अगर आप पूछें मेरे से कि विच इज़ द डर्टीएस्ट प्लेस इन योर बॉडी, सो दैट वुड बी ओरल कैविटी। सो मतलब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत सारे पैथोजन आपके थ्रोट में, ओरल कैविटी में। आप जब सुबह उठते हैं, जब सलाइवा का सिक्रीशन नहीं होता है तो आपकी ड्रैगन ब्रेथ होती है।
तो ये जो बैक्टीरिया है, जो फूड पार्टिकल फंसे रह गए हैं, जिनको आप ये फर्मेंट कर रहा है, और क्योंकि स्लीप में सलाइवेशन नहीं होता, और सलाइवा जो है ओरल हाइजीन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप सुबह उठते हैं तो आपका ड्रैगन ब्रेथ होता है। आप, मुझे उम्मीद है ये बात भी समझ में आ रही होगी। तो अब हमें समझ में आया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ और होना चाहिए। तो हमने कहा कि ऑब्वियसली यू रिक्वायर एन एजेंट। आपको क्या चाहिए? एक एजेंट चाहिए। ऑब्वियसली आपको एक ससेप्टिबल होस्ट चाहिए। सो ससेप्टिबल होस्ट चाहिए। ससेप्टिबल होस्ट का मतलब ये है कि जिसके अंदर ये एजेंट घुस करके कुछ कर सके। ऐसा ना हो कि ये इसके लिए इम्यून हो। जैसे फाउल कॉलरा फाउल के अंदर होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर कॉलरा एक डिफरेंट बैक्टीरिया से होगा। फाउल कॉलरा वाला बैक्टीरिया ह्यूमन बीइंग्स में कॉलरा नहीं करेगा, हम उसके लिए ससेप्टिबल नहीं है। सो रिंडरपेस्ट है, मतलब ये किसी और चीज की डिजीज है, हमारी डिजीज नहीं है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। इसी तरह से HIV ह्यूमंस में हो सकता है, ऐसे फॉर एग्जांपल बाकी में नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अ ससेप्टिबल होस्ट। और फिर हमने ये कहा कि इसके बाद ससेप्टिबल होस्ट ह्यूमन तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो कोई और चीज़ है। और वो तीसरी चीज़ हमें समझ में आई कि दैट इज़ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट, मैं केवल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। इम्यूनिटी कम हो गई किसी की, खाना पीना ठीक नहीं है उसका, स्ट्रेस के अंदर चल रहा है, तो चांसेस स्टीरॉयड ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट विल बी एन इंटरनल एनवायरनमेंट दैट कैन इन्फ्लुएंस द एजेंट एंड द डिफेंस ऑफ द ससेप्टिबल होस्ट एंड कैन कॉज द डिजीज। इसको हमने कहा कि ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है। ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। फिर बाद में हमें पता चला कि ये भी बहुत सिंपलिस्टिक बात हम कर रहे हैं, बहुत सी डिजीजेज मल्टीफैक्टोरियल है। सो से फॉर एग्जांपल आप जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा है, मैं जल्दी से एक चीज़ आपको बताता हूँ। सो जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये वीडियो बार बार आपसे बता रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको मुझे पता है मेडिकल कॉलेज में जाना है, और मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप कम से कम इंटरेस्ट से पढ़ें। जितना ब्लैंडली आपकी NCERT में दिया हुआ उस तरह नहीं, ये आपके लिए बड़े काम का चैप्टर हो सकता है। ट्राई टू डेवलप इंटरेस्ट हियर। सो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आपने पढ़ा, और हमने ये कहा कि इससे पहले मायोकार्डियल इस्कीमिया होती है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास 11 थोड़ी बहुत जरूर याद होगी, और उसमें कम से कम ये शब्द जरूर याद होंगे। नहीं होंगे तो तुक्का मारने के बजाय जा करके पहले देखिए कि ये है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक। अब देखिए इसकी बात, इसमें हमने ये कहा कि इसकी वजह होगी कि कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा। सो आप शब्द जानते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगा, उसके अंदर थ्रोम्बस बन सकता है जिसकी वजह से इस्कीमिया, और बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए तो क्या हो सकता है, इन्फार्क्शन हो सकता है। अब देखिए ये कैसे होता है। सो हमने 11th में भी इस चीज़ को देखा था। हमने ये कहा था कि लेट अस से कि देयर इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। सो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक आदमी, देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लेट अस से कि देयर इज इम्प्रॉपर फूड। ये इम्प्रॉपर फूड है, ये बहुत प्रिवलेंट है, ये बहुत प्रिवलेंट है। इसकी वजह से नाउ लेट अस से द पर्सन हैज ओबेसिटी। नाउ द पर्सन हैज ओबेसिटी, और ओबेसिटी की वजह से हमने ये कहा कि इसका जो लिपिड प्रोफाइल है वो खराब हो गया। और लिपिड प्रोफाइल खराब होने की वजह से आपको याद आ रहा होगा क्लास 11th में कि इस आदमी को क्या हो गया, एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, और एथीरोस्क्लेरोसिस से कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होकर के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया। सो हमें समझ में आ गया कि एक तो इस तरह से ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। दूसरा चीज़ देखिए, लेट अस से दैट अ पर्सन इज इन स्ट्रेस। सो हम ये कह रहे हैं कि ये पर्सन स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में आप जानते हैं कि मान लीजिए इसमें कोई एंग्जाइटी टाइप की चीज़ है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो बॉडी में कैटेकोलामीन्स, सो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इनका नंबर बढ़ जाएगा। और आपने 11th में पढ़ा है कि ये जब, और इसी तरह से लाइफस्टाइल में लेट अस से स्मोकिंग। सो स्मोकिंग की वजह से भी बॉडी में क्या रिलीज होता है, निकोटीन। निकोटीन की वजह से क्या होता है, कैटेकोलामीन्स इंक्रीज होते हैं, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन एड्रिनल मेडुला से रिलीज होते हैं, और ये सीधा का सीधा क्या कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी को अक्लूड कर सकते हैं। माइक्रोवास्कुलेचर पे इनका बहुत बुरा असर है, और इस तरह से भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। और दोनों है तो करेला नीम चढ़ा या सोने पे सुहागा हो गया। आ रही बात समझ में। और तीसरी अगर आपने चीज़ देखनी है तो उसमें एजिंग के साथ ये प्रॉब्लम आती है। सो हमने ये कहा कि अ पर्सन गेट्स एज्ड, एजिंग हो रही है। सो एजिंग की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है वो ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन कैटेकोलामीन के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो वॉल्स हैं, याद कीजिए, उनमें इलास्टिसिटी कम हो सकती है। दिस कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन एंड अल्टीमेटली लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो अब आप ये देख रहे हैं कि व्हाट कॉजेज डिजीज। सो हमने ये देखा कि डिजीज उतना सिंपल चीज नहीं है। सो डिजीजेज, मैं ये 10 सेकंड के लिए ये आपके सामने छोड़ रहा हूं, एक बार देखिए कि किस तरह से डिजीज कॉज होती है।
सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि डिजीज़ किस तरह से कॉज होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5 सेकेंड और देखिए इस स्लाइड को एंड देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन फर्दर। अब हम अगला जो पॉइंट देखेंगे वो ये है कि व्हाट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सो डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री क्या है? सो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। सो हमने ये कहा कि मान लीजिए एनवायरनमेंट में कोई चीज़ एजेंट पनप रहा है, देयर इज़ अ रिजर्वायर, वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो दैट मीन्स से फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना वायरस का पेंडेमिक फैला हुआ है। सो आप ये जानते हैं कि मान लीजिए सडनली केस बढ़ने लग गए, आपकी सिटी में बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, तो आपकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है, आपके रिस्क ऑफ इन्फेक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अभी हो सकता है आपको इन्फेक्शन ना हुआ पर आपके आसपास आपके पड़ोस तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। एनवायरनमेंट में ये बीमारी नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो रही है किसी तरह से, और हमने ये कहा कि ये एनवायरनमेंट में ये पनप रही है डिजीज। अब हुआ ये कि नाउ द पर्सन गेट्स एक्सपोज्ड, यहां पर ये आदमी क्या हो गया, एक्सपोज्ड हो गया। सो दैट मीन्स ये जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, ये बॉडी में घुस गया। सो ये बॉडी में घुस गया, इसको हम कहते हैं कि द पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड। सो मैं अभी आपको एक डेफिनेशन बता रहा हूं कि इन्फेक्शन किसे कहते हैं। सो मान लीजिए कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट है, कोई माइक्रोब है, वो बॉडी में एंटर करे, नंबर 1। दूसरा, एंटर करने के बाद में बॉडी में या तो मल्टीप्लाई करे या ग्रो करे या दोनों करे। या तो मल्टीप्लाई करे, अपना नंबर इंक्रीज करे, या फिर क्या करे, ग्रो करे। को बहुत से जो पैथोजेंस हैं वो ग्रो करके एडल्टहुड वगैरह स्टेजेस डेवलप करते हैं होस्ट के अंदर, और उसके बाद में हमने कहा या दोनों करे। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। सो आज आपको ये समझ में आ गया व्हाट एग्जैक्टली इज एन इन्फेक्शन। सो इट इज नॉट ओनली द एंट्री ऑफ द पैथोजन, एंट्री ऑफ द पैथोजन के बाद में बॉडी के टिश्यूज के साथ में उसका इंटरेक्शन, वहां पर उसका मल्टीप्लाई करना और उसका ग्रो करना या दोनों करना, इसको आप इन्फेक्शन कहते हैं। सो हमने कहा कि दिस पर्सन इज नाउ अल्टीमेटली एक्सपोज। तो होगा क्या कि कुछ देर के लिए इसमें कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। सो कोई भी सिम्टम नहीं आएगा, बॉडी में पैथोजेनेसिस हो रहा है, कुछ ना कुछ डिजीज प्रोसेस बढ़ता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल समबडी स्मोक्स, और आप जानते हैं स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। सो व्हाट हैपन्स इज कि ये जो कार्सिनोजन है, इसने हो सकता है किसी सेल के अंदर म्यूटेशन कॉज कर दी और उसमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और पैथोजेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अभी इस आदमी को ना तो पता है कि ये प्रॉब्लम है, ना उसमें दिख रही है कि ये प्रॉब्लम है। सो हमने ये कहा कि यहां पर हमें इस डिजीज को हम ये कहेंगे, इस पार्ट को हम कहेंगे कि सब क्लिनिकल है। ये पार्ट क्या है, सब क्लिनिकल है। ध्यान दीजिए इसको कि इसमें अभी जिस आदमी के अंदर ये प्रॉब्लम है उसे खुद को नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है, और इस टाइम पर अगर ये चीज ट्रांसमिट हो सकती है तो जस्ट इमेजिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये आदमी हो सकता है इसको अभी पता ना हो और अनजाने में ये डिजीज को स्प्रेड कर रहा हो। HIV से इन्फेक्टेड हो गया, ब्लड डोनेट करके आ गया, किसी और को कर दिया, किसी ने भी सस्पेक्ट नहीं किया, कोई साइन सिम्टम नहीं, कोई कुछ नहीं। HIV में साइन सिम्टम आने में 10 साल तक लग सकते हैं, और ये पीरियड बहुत बड़ा हो सकता है। और बहुत से केसेस कई बारी पूरा का पूरा एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं। आप कोरोना पेंडेमिक के बारे में जानते हैं, आप जानते हैं 70-80% केसेस को पता ही नहीं चलता कि उनका कोरोना हो गया, या फिर उसके अंदर बहुत माइल्ड सी डिजीज हो सकती है, सब क्लिनिकल डिजीज हो सकती है जो पता ही नहीं चल रही, और ये बड़ी खतरनाक है क्योंकि ये लोग इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद में एक टाइम आएगा व्हेन देयर वुड बी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। सो हमने ये कहा कि किस तरह से डिजीज प्रोग्रेस करती है, हम ये देख रहे हैं, देयर वुड बी ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। और जब ये सिम्टम्स आए तो अब हम कहेंगे कि द डिजीज इज नाउ गेटिंग इनटू अ क्लिनिकल कोर्स। तो ये सब क्लिनिकल से निकल के किस में आ गई, दिस इज नाउ द क्लिनिकल कोर्स। सो ये क्लिनिकल कोर्स है, इसको अब आप डिजीज कह रहे हैं, और डिजीज आप तब कह रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें आपको सिम्टम और साइन दिखने लग गए। अब आप ये सोचिए कि ये जो वो पार्ट है, इस पार्ट को अगर हम एक्यूट डिजीजेस की बात करें तो हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड भी कह सकते हैं। ये जितने भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे का चैप्टर आपको बहुत आसानी से भी समझ में आएगा और आपको बहुत अच्छे से याद भी रहेगा। तो हमने कहा कि देयर इज एन इंक्यूबेशन पीरियड,
एंट्री ऑफ पैथोजन से ऑनसेट ऑफ सिम्टम तक का टाइम जो है वो हमने कहा कि ये क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। तो आप जानते हैं कोरोना वायरस की मैं बार बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक है, 2 to 14 डेज। सो हमें पता है कि कोई आदमी अगर इन्फेक्ट हुआ है तो उसे 2 से 14 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, कोरोना वायरस के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये जो सिम्टम, ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये हमेशा एक रेंज है। एक ही एजेंट के लिए भी हमने कोरोना वायरस के लिए भी देखिए कितनी बड़ी रेंज दे दी, हमने कहा 2 से 14 दिन। हालांकि सबसे कॉमन जो टाइम होगा वो 4, 5, 6 दिन में सिम्टम आ जाने चाहिए ज्यादातर लोगों में, लेकिन इट कैन कम अप टू 14 डेज। और क्या आप ये मानते हैं कि अगर मैं इस टाइम पे किसी आदमी को, सस्पेक्टेड आदमी को आइसोलेट कर दूं और 14 दिन तक उसमें कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे, तो मैं मान के चलूंगा कि इसमें ये पैथोजन नहीं पहुंचा हुआ है। सो ये यहां से कंसेप्ट आता है आइसोलेशन का और क्वारंटीन का। सो क्वारंटीन आप लगाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। एक आदमी को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है, इसकी हिस्ट्री है, ये वहां से ट्रेवल करके आ रहा है और हो सकता है इसको ये इन्फेक्शन अभी दिख ना रहा हो, ये सब क्लिनिकल फेज में है, तो आपने इसे होम आइसोलेट कर दिया। आपने इससे कहा कि आप 14 दिन कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। 14 दिन वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है जो आप क्लिनिकल स्टडीज से जानते हैं, और आपको ये पता है कि अगर इसके अंदर ये कोरोना वायरस एंटर किया है तो 14 दिन के अंदर अंदर इसको सिम्टम आ जाने चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं देन दिस पर्सन इज अलाउड टू एंटर इनटू द सोसाइटी। अब आपको पता है कि इसके अंदर ये इन्फेक्शन नहीं है, हुआ भी होगा तो सब क्लिनिकल होकर के खत्म हो गया, उसके बाद ये कुछ नहीं कर रहा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। अब ये जो क्लिनिकल कोर्स है, यहां पर आपका स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज आ सकता है। डिजीज का पूरा स्पेक्ट्रम है। डिजीज कैन बी माइल्ड, डिजीज कैन बी सीवियर, और डिजीज कैन बी फेटल। सो डिजीज माइल्ड हो सकती है, बहुत सीवियर हो सकती है, फेटल हो सकती है, और इसके बाद में ऑब्वियसली देयर वुड बी अ फेज विच विल बी कॉल्ड एज रिकवरी। और इस रिकवरी में हम ये देखेंगे, जैसे माइल्ड डिजीज है तो पूरी की पूरी रिकवरी हो सकती है। अगर मान लीजिए सीवियर डिजीज है तो हो सकता है कुछ डिसेबिलिटी रह जाए, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आउटकम ये भी हो सकता है डिसेबिलिटी रह जाए। और अगर फेटल डिजीज है तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज डेथ। सो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, और तो ये प्रोग्रेस है डिजीज की, ये नेचुरल हिस्ट्री है डिजीज की। और ये याद रखिएगा कि किसी भी चीज में सब क्लिनिकल केसेस का नंबर बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस में आप जानते हैं ये नंबर 80% है। इसीलिए आप जब इस चैप्टर में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, हम डिजीज की तरफ नहीं देखते, हम इन्फेक्शन की तरफ देखते हैं, क्योंकि डिजीज इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा तबका है जिसके अंदर ये डिजीज है, जिसके अंदर ये पैथोजन है, लेकिन वो इसको दर्शा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो कैरियर हो सकता है कैरियर हो। कैरियर ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके अंदर पैथोजन है और वो कोई साइन सिम्टम दिखा नहीं रहा, इसी ऐसे जने को आप क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। अब देखिए, हो सकता है किसी आदमी को आपने ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद में पूरी तरह से ट्रीट नहीं हो पाया, उसके अंदर पैथोजन का लेवल कम हुआ और वो जो है कॉन्वोलेसेंट कैरियर की तरह काम कर रहा है। हो सकता है किसी के अंदर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, सब क्लिनिकल जो चीज है उसकी तरह से ये काम कर रहा है। सो कैरियर भी डिफरेंट तरीके हो सकता है कि अभी ये इंक्यूबेशन पीरियड में ये प्री क्लिनिकल है, आपको लग रहा है कि ये कैरियर है, कुछ दिनों में ये क्या दिखाई देने लगे, क्या करने लगे, सिम्टम करने लगे। इसीलिए हम कोरोना वायरस में भी बहुत से लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं कि जी मुझे अभी मेरा RT-PCR पॉजिटिव आ गया, ये आ गया, लेकिन मेरे को अभी कोई सिम्टम नहीं है। हो सकता है 2-3 दिन में आए, हो सकता है ये उन 70-80% में हो जिनमें सिम्टम नहीं आने, पर यह भी हो सकता है कि ये प्री सिम्टोमैटिक हो बजाय एसिम्टोमैटिक होने के। ये शब्द आप बहुत ज्यादा आजकल सुन रहे होंगे, तो अब आपको समझ में आ गया कि एसिम्टोमैटिक और प्री सिम्टोमैटिक क्या चीज होती है और कैरियर हम किसे कहते हैं। सो एक बार अगेन जो मैंने अभी आपको समझाया 10 सेकंड तक इस स्लाइड को देखिए, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। तो मुझे उम्मीद है ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अब आपको समझ में आ गई। अब मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा जो बार बार आपके काम आएंगी। सो ये डेफिनेशंस में पहली डेफिनेशन मैंने कहा कि देयर इज, ये हम पहले ही कर चुके हैं कि व्हाट इज इन्फेक्शन। सो हमने ये कहा एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द होस्ट, और एंट्री करने के बाद में उसके बॉडी में जो इंटरेक्शन है, दैट मींस इट इज ग्रोइंग, इट इज मल्टीप्लाइंग, और इट इज शोइंग बोथ ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको आप क्या कहेंगे, इन्फेक्शन कहेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि नंबर 2 व्हाट विल बी एन इन्फेक्शियस डिजीज। ये आपकी एनसीईआरटी भी डिस्क्राइब कर रही है कि ये व्हाट एग्जैक्टली इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। सो इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी वो है जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रही है।
सो इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज हो रही है, डिजीज का मतलब आपको पता है सिम्टम आ रहे हैं इस इन्फेक्शन के, तो इस तरह की डिजीज को आप क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज अ बैक्टीरियल पैथोजन। पैथोजन किसे कहते हैं, एक ऐसा एजेंट विच इज केपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज इन ससेप्टिबल होस्ट। तो देखिए मैंने होस्ट से पहले शब्द क्या इस्तेमाल कर दिया, ससेप्टिबल होस्ट इस्तेमाल कर दिया। मुझे लग रहा है अब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तीसरी चीज देखिए, एक और शब्द ले लेते हैं। अब हम कहते हैं कम्युनिकेबल क्या है सर। सो अब देखिए बड़े ध्यान से, आर यू गेटिंग दिस थिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। सो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, तो कम्युनिकेशन समझिए, आप फोन उठाते हैं किसी और से बात करते हैं, तो आप दोनों क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो देयर इज अ पर्सन हु इज आइदर अ कैरियर और अ केस वो होता है जिसमें डिजीज दिख रही है, कैरियर वो है जिसमें डिजीज दिख नहीं रही पर इन्फेक्टेड है। सो या तो ये केस है या कैरियर है, इससे किसी नॉर्मल आदमी में ये डिजीज क्या हो गई, कम्युनिकेट हो गई, ट्रांसमिट हो गई। सो ऐसी कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो कि हमने क्या कहा, एक केस या कैरियर से किसी नॉर्मल जने के अंदर पहुंच सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, इसको आपने क्या कहा, कम्युनिकेबल डिजीज कहा। सो मुझे उम्मीद है अब आपको कम्युनिकेबल डिजीज बिल्कुल क्लियर हो गई, आप इसको और इसको अच्छे से समझ गए। चौथी चीज, आप हो सकता है आपने कई बार शब्द पढ़ा होगा, सर देन व्हाट इज कंटेजियस। सो देखिए कंटेजियस जो है वो आपके लेवल पर, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बात करूंगा यहां पर। कंटेजियस ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो रही है, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रही है। किसी को स्केबीज है, स्किन का इन्फेक्शन होता है, उसने हाथ मिलाया, देयर इज अ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट। इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज ऑब्वियसली एक इन्फेक्टेड आदमी से एक नॉर्मल में ये ट्रांसमिट हुई है, लेकिन इसके बीच में मैंने आपसे क्या कहा कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। इस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज को आप क्या कह देंगे, कंटेजियस डिजीज कह देंगे। कुछ और चीज देखिए, एक और चीज देखिए, मान लीजिए एक एरिया है और इस एरिया में हमने ये कहा कि हर साल सितंबर में 200 केसेस होते हैं किसी डिजीज के, लेट अस से, और इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो 200 नंबर है, ये जो नंबर की मैं बात कर रहा हूं, कितने केसेस होते हैं, इसको हमने कहा कि ये इंसिडेंस है। ये क्या है, इस डिजीज की इंसिडेंस है कि इस एरिया में सितंबर महीने में हमने ये कहा कि ये इसकी इंसिडेंस कितनी है, 200 केसेस ऑन एन एवरेज हर साल आते हैं। और हमने ये कहा कि ये यहाँ फैली हुई है, ये इतने एरिया में दिखाई देती है, तो हमने इसकी प्रिवलेंस बता दी कि ये कहां पर प्रिवलेंट है। जस्ट टू गिव यू अ वेरी वेरी रफ आइडिया, मान लीजिए इस एरिया में किसी साल में अचानक ये नंबर ऑफ केसेस 2000 हो गए। सो नाउ दिस इंसिडेंस इज मच हायर देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेड इंसिडेंस। सो हम ये कहेंगे कि इस एरिया में देयर इज एन एपिडेमिक ऑफ दिस इन्फेक्शन। मुझे उम्मीद है अब आपको ये एपिडेमिक शब्द समझ में आ गया होगा। सो देखिए इंडिया में कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर फाइलेरियासिस दिखता है, फाइलेरियासिस पूरे इंडिया में नहीं दिखता। सो हमने कहा कि देयर आर सम पॉकेट्स इन इंडिया, और उन्हीं पॉकेट्स में आपको क्या दिखाई देता है, एलिफेंटियासिस की इंसिडेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट दिखाई देती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एलिफेंटियासिस है, ये इन एरिया में जहां पर इसकी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है, हमने ये कहा कि ये इन एरिया में क्या है, एंडेमिक है। सो एपिडेमिक, और दूसरी बीमारी हमने क्या कहा, एंडेमिक है। और कोई ऐसी बीमारी जिसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है, हर जगह प्रेजेंट है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। आप देखिए तो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेंडेमिक। सो आप इस्तेमाल कर रहे हैं पेंडेमिक। तो ह्यूमन रेस के 3 पेंडेमिक याद दिलाता हूं आपको, हिस्टोरिकली कॉमन कोल्ड, फिर उसके बाद में मॉडर्न पेंडेमिक नाम आया, वो हुआ HIV, और अब देखिए ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक। सो मुझे उम्मीद है अब आपको एक और शब्द समझ में आ गया, पेंडेमिक। दीज आर सम वेरी वेरी यूजफुल डेफिनेशंस जो कि इस चैप्टर को अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्यों इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको काफ़ी कुछ अपना जो चॉइस ऑफ कैरियर है उसके बारे में समझ में आ रहा है कि हाउ इंटरेस्टिंग इट वुड बी टू स्टडी मेडिसिन वन डे। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई डिजीज किसी और आदमी में जा रही है थ्रू अ वर्टिब्रेट होस्ट, तो मान लीजिए वर्टिब्रेट इंटरमीडिएट, कोई बीच में वर्टिब्रेट इंटरमीडिएट है, तो हमने ये कहा कि इस तरह की डिजीज को आप कहते हैं जूनोटिक। तो इस डिजीज को कहते हैं जूनोटिक, जैसे रेबीज। सो रेबीज कुत्ते के काटने से होती है, डॉग इज अ वर्टिब्रेट। सो ये जो इंटरमीडिएट है रेबीज वायरस का, ये कौन है, एक डॉग है, एक वर्टिब्रेट है। इस तरह की डिजीज़ को आपने क्या कहा, जूनोटिक डिजीज़ कहा। एक और मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं जो मुझे याद आ रहा है, जो हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। दिस वुड बी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। सो नॉर्मली होता यह है कि पैथोजन कोई आपकी बॉडी में घुसा, आपका इम्यून सिस्टम इज एबल टू टेक केयर ऑफ इट। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो जनरली आपको बीमारी नहीं होती। कई बारी किसी डिजीज़ की वजह से इम्यूनिटी बहुत कम हो गई, ऐसा HIV इन्फेक्शन में होगा, एड्स इन्फेक्शन में होगा।
सो उस टाइम पर इन पैथोजन को नॉर्मली जो कि आपके अंदर डिजीज नहीं कर सकते, आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से इनको मौका मिल गया कि ये आपको इन्फेक्ट कर सके। इस तरह के इन्फेक्शंस को हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। सो मैं यहां पर ये सारी टर्म्स छोड़ के जा रहा हूं, फिर 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। इस स्लाइड को देखिए, याद कीजिए कि आपको सारी टर्म्स याद है कि नहीं है, देन वी विल लुक एट द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद देखिए द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये इसका मैं आखिरी आपको करीब कंसेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस कंसेप्ट को समझिए, व्हाट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि यहां से हमें बहुत कुछ डिजीज के बारे में समझ में आएगा। सो हमने ये कहा कि देयर इज अ रिजर्वायर, एक रिजर्वायर है। सो रिजर्वायर बिल्कुल इंग्लिश का शब्द है, आप जानते हैं कोई चीज़ कहीं पे स्टोर हो रही है, कहीं पर मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, इस चीज़ को रफली हम क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। पानी का एक रिजर्वायर होता है, ये सब चीज़। इसी तरह डिजीज़ का रिजर्वायर होता है। सो ये जो रिजर्वायर है, जनरली जैसे ह्यूमन डिजीज में ह्यूमन अपने खुद के सबसे बड़े दुश्मन है, तो ज़्यादातर डिजीज़ के लिए जो रिजर्वायर है वो एक्चुअली पैथोजन का रिजर्वायर भी ह्यूमन बींग्स ही है। सो आप देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता है। सो ज़्यादातर डिजीज़ के लिए रिजर्वायर भी ह्यूमन बींग है। सो ये रिजर्वायर हमने क्या कहा, कौन हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, कोई और एनिमल हो सकता है। तो आप जानते हैं कोई और एनिमल में याद कीजिए, जैसे प्लेग का जो यर्सीनिया पेस्टिस है वो आपको किस में मिल सकता है, रोडेंट्स में मिल सकता है, और आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है, पानी में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, कोई फंगस है जो सॉइल में ग्रो कर रही है, आपने म्यूकोरमाइकोसिस का नाम सुना होगा, घर में ही इन्फेक्शन हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गए, रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद में यहां से एक देयर वुड बी अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, यहां से पोर्टल ऑफ एग्जिट है। देखिए हम चेन ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, रिजर्वायर से ये बाहर निकले, बड़ी कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। आप देखिए व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन मेडिकल कॉलेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो आपने ये कहा कि जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से ये जो पैथोजन है बाहर निकला। सो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स का रिजर्वायर, ह्यूमन बींग खुद रिजर्वायर है, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड करता है। सो ये फीसिस के साथ में फीकल रूट से कहां निकला, बाहर निकला। तो ये इसका पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया, कंटेमिनेट कर दिया इसने पानी को, और वहां से पानी से ये किसी और जने ने कंज्यूम कर लिया, उस तक पहुंच गया। तो इस तरह से पहुंच सकता है। सो हमने ये कहा कि हमने देखा कि एक रिजर्वायर है, फिर हमने देखा देयर इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, और उसके बाद में देयर इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। सो कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, मैं स्लाइड पे वापस आऊंगा, मैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए आपको अलग से बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। सो मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूं नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इस कंसेप्ट को इस लेवल तक समझना आपके लिए जरूरी है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी फ्रॉम, ऑब्वियसली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ नॉर्मल पर्सन, देयर कैन बी अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन और देयर कैन बी इनडायरेक्ट। सो ये दो तरह का हो सकता है। हमने ये कहा कि एक तो डायरेक्ट हो सकता है और क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। सो अगर आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो हमने ये कहा कि देयर कैन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप याद कीजिए, हमने कंटेजियस डिजीजेस की बात करी, हमने कहा स्केबीज कैसे होता है, एसटीडी कैसे होता है, और दूसरा एक तरीका हो सकता है ड्रॉपलेट। अब नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दैट ड्रॉपलेट इज इंक्लूडेड। एक्चुअली मैं ड्रॉपलेट को यहां भी इंक्लूड करूंगा, यहां भी इंक्लूड करूंगा। तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं ड्रॉपलेट क्यों कह रहा हूं। सो देखिए ड्रॉपलेट में क्या होता है, जब आप बोलते हैं, कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स छोटे छोटे उसके अंदर पैथोजन होता है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलते हैं। स्नीजिंग से सबसे ज्यादा दूर जाएंगे, स्नीजिंग में सबसे ज़्यादा दूर जाएंगे। तो ये जो जब आपके जो ये मुंह से जो निकल रहा है, ये जो ड्रॉपलेट है, ये जाकर के ये कहीं ना कहीं सेटल होगा, ये कहीं ना कहीं सेटल होगा। और ये सेटल कैसे होगा, ये डिपेंड करेगा इस पार्टिकल के साइज के, कि ये जो पार्टिकल है इस ड्रॉपलेट के अंदर, उसका पार्टिकुलेट साइज कितना है। तो अगर ये 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, भारी चीज़ जल्दी सेटल हो सकती है। लेकिन सेटल होने से पहले हो सकता है कोई जना मेरे सामने खड़ा है और मैंने एकदम जो है कफ किया, तो ये जो ड्रॉपलेट है सीधा से फॉर एग्जाम्पल उसकी कंजंक्टिवा पे, से फॉर एग्जाम्पल उसकी नेजल कैविटी पे, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया। सो यहां पर मैं इसको क्या कह रहा हूं, ये जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इसके सेटल होने से पहले ड्रॉपलेट किसी तक पहुंच गए। सो आपने ये कहा कि ये क्या है डायरेक्ट तरीका, और इसलिए मैंने ड्रॉपलेट ये कहा। और मैंने आपसे कहा कि 10 माइक्रोन से ज्यादा जनरली बहुत जल्दी सरफेस पे सेटल हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद में आता है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में एक ट्रांसमिशन आएगा एयरबॉर्न।
सो एयरबॉर्न, और एयरबॉर्न के लिए अगर ये 5 माइक्रोन से कम है, मान लीजिए ड्रॉपलेट ही की बात कर रहा हूं मैं, ड्रॉपलेट में हमने ये कहा कि 5 माइक्रोन से कम है, तो ये ज्यादा देर सस्पेंड रहेंगे। ज्यादा देर सस्पेंड रहेंगे तो इनका जो इन्फेक्टिव पोटेंशियल है दूसरे के लिए ज्यादा हो गया। सो बीच में लांसेट की एक स्टडी आई, अगर आपने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा था कि ये एयरबॉर्न भी हो सकता है, जिस टाइम पर इंडिया में सेकेंड वेव आई, बहुत तेजी से केसेस बढ़े, तो हमें पता चला कि ये सरफेस से शायद उतना ट्रांसमिट नहीं हो रहा है जितना एयरबॉर्न हो रहा है। सो दैट वाज बेसिकली एन इवोल्यूशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजीज। तो इस डिजीज को जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा पता चल रहा है। तो हमें ये पता लगा कि यहां पर भी ये ड्रॉपलेट की बात हो सकती है, और हमने कहा आपकी बात पार्टिकल साइज छोटा है, और छोटा होने के बाद में मान लीजिए कुछ देर बाद ये सरफेस पे जाके सेटल हो गया। सो ठीक है, ये जल्दी सेटल हो गया, ये थोड़ी देर में हो गया, ये ज़्यादा देर सस्पेंडेड रहा तो ज़्यादा लोगों के इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं। एक कमरे में बहुत से लोग इकट्ठे हैं, तो अगर ये ड्रॉपलेट जितना छोटा होगा उतनी देर उस हवा में रहेगा, उतनी देर उस हवा में रहेगा। और इसीलिए हमने बाद में क्या किया था कि कोरोना वायरस में जो सेकेंड वेव थी, लोगों को हमने आइसोलेट किया था और बाहर से लोगों को कहा था कि आप डबल मास्क लगा के अंदर जाएं और बहुत ज़्यादा देर उन लोगों के पास ना रहें जिनको ये है, हो सकता है कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ हो, और एयरबॉर्न डिजीज़ ज़्यादा देर तक रहती है। इसीलिए हमने लोगों को यह कहा कि ऐसे कमरे में रहिए जो बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड है, और बाकी लोगों से अपने आप को जितना आइसोलेट हो उतना कर दीजिए, क्योंकि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की चांसेस जरूरत से ज़्यादा है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो आपको, क्योंकि आप ये प्रैक्टिकली देख चुके हैं ये चीज़ होते हुए, इसलिए आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि ये छोटे ड्रॉपलेट मान लीजिए जाकर के सेटल हो गए एक सरफेस के ऊपर, और फिर हमने ये कहा कि हवा चली, आंधी चली, तो ये फिर उड़ जाएंगे, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाएंगे और ये काफी दूर तक जा सकते हैं। इसीलिए पहले याद कीजिए, जब कोरोना पैंडेमिक आ रहा था तो हम लोगों को कह रहे थे कि 2 गज दूरी और ये वो सब बात कर रहे थे, फिर अब ये कह रहे थे कि नहीं, और ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, और ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, केवल 1 मीटर तक नहीं, 1 मीटर तक केवल ये ड्रॉपलेट वाली कहानी है, लेकिन अगर ये एयरबॉर्न हो गया तो 1 मीटर से ज्यादा दूर तक जा सकता है। इसीलिए अपने आप को डबल मास्क, अपने आप को बचाइए। अब आपको शायद ये जो पेंडेमिक में जो चीजें हमने मेजर्स लिए उनका राशनेल जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट में देयर इज अ व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन। सो व्हीकल इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, इनएनिमेट, सो जो नॉन लिविंग है। से फॉर एग्जांपल वाटर बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल हो सकता है। सो देखिए, एयर को तो मैंने अलग कर दिया, आप कहेंगे सर एयर जिंदा है क्या? नहीं, तो हमने है ना व्हीकल को जब इनएनिमेट कहा तो एयर अलग, बहुत स्पेशल केस है, उसको अलग किया हमने। यहाँ पर क्या कहा? व्हीकल, और व्हीकल में हमने क्या कहा? वाटर। सो वाटर में फीकल ओरल रूट। सो यहां पर ये याद रखिए, मैं आगे बार बार इस्तेमाल करूंगा शब्द फीकल ओरल रूट। कोई केस है, कैरियर है, उसके फीसीज के साथ में पैथोजन बाहर निकला, टाइफॉइड का बैक्टीरिया जाकर के ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया, और उस ड्रिंकिंग वाटर में लैक ऑफ सैनिटेशन की वजह से, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन की वजह से, या लैक ऑफ वॉशिंग ऑफ हैंड की वजह से ये ट्रांसमिट हो गया किसी और ह्यूमन बीइंग में। तो इस वाले रूट को आप क्या कहेंगे? फीकल ओरल रूट। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉमनली फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉमनली ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होते हैं। तो एक मिनट देखिए इसको। तो हमने ये कहा कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जनरली आपको ड्रॉपलेट से दिखेगा, और हमने कहा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आपको वाटर बॉर्न दिखाई देगा, फीकल ओरल रूट, ये याद रखिएगा। और एक और बात समझिए, पोलियो इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ, पोलियो जो है एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है। केवल 1% से कम लोगों में ये जो है ना न्यूरल सिस्टम वगैरह इन्वॉल्व होकर के पैरालिसिस होता है। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग और थोड़ा बहुत डायरिया हो सकता है, और कुछ नहीं होता। तो ये हो गया। और इसी व्हीकल में हमने कहा वाटर हो सकता है, इसमें फोमाइट्स हो सकते हैं। फोमाइट्स शब्द याद रखिएगा, फोमाइट्स वो आर्टिकल है, वो बर्तन भांडे हैं जो कि पेशेंट यूज़ कर रहा है, उसका रेजर किसी और ने इस्तेमाल कर लिया, उसका ग्लास किसी और ने पानी पी लिया। तो ये जो फोमाइट्स हैं, ये वो आर्टिकल है जो कि इन्फेक्टेड आदमी यूज कर रहा है। राशनेल क्या है कि इनके ऊपर उसके जो है ना ये ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होंगे, दूसरे आदमी ने उसको हाथ से लगाया और हाथ उठा करके अपने पास ले आया, हो सकता है कंजंक्टिवा नेजल सरफेस तक वो लेके आ गया होगा, और इस तरह से ये चीज ट्रांसमिट हो सकती है। सो ये हो गया व्हीकल बॉर्न। और तीसरा इनडायरेक्ट हो सकता है वेक्टर बॉर्न।
सो ये जो वेक्टर है ये बीच में, अब आप जानते हैं मलेरिया की मैं बात कर रहा हूँ, वेक्टर के बारे में आपने सोच रहे होंगे अब तक क्यों बात नहीं आई। सो ये एक इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बीच में एक वेक्टर है और वेक्टर कैरी कर रहा है डिजीज को रिजर्वायर से पैथोजन के भी ससेप्टेबल होस्ट के बीच में। और ये वेक्टर जैसा हम जानते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हो सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं। सो आर्थ्रोपोड्स में आप देखिए मैन में मलेरियल पैरासाइट, उसके बाद में मॉस्किटो, और मॉस्किटो इज फीमेल एनाफिलीज और उसने बाइट किया किसी और आदमी को, इस तरह से आर्थ्रोपोड इस इन्फेक्शन को कर सकता है। अगर आप देखें इसी तरह से आप अगर लिवर फ्लूक को देखेंगे तो लिवर फ्लूक ह्यूमन बीइंग से बाहर निकला और फिर वो पहले जाएगा एक स्नेल में, स्नेल के बाद जाएगा एक फिश में और फिश से फिर किसी और किस्म में आएगा, ह्यूमन बीइंग्स में आएगा। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट होस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं और किस तरह से वेक्टर आर्थ्रोपोड भी हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि वेक्टर वर्टिब्रेट भी हो सकते हैं और मैंने पहले ही डिफाइन किया था कि व्हाट एग्जैक्टली आर जूनोटिक डिजीज, और जैसे कि रेबीज। सो अब आपको ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसको फिर मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ के जा रहा हूं और आपको इसको बहुत अच्छे से एक बारी सोचना है। तो मुझे उम्मीद है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको समझ में आ गया। तो हम अपनी स्लाइड पे वापस जा सकते हैं। अब हमें ये चेन ऑफ इन्फेक्शन में मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया। देन इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से किसी तरह से होस्ट में एंट्री होनी चाहिए, पोर्टल ऑफ एंट्री होना चाहिए। सो वहां से एग्जिट का पोर्टल चाहिए और होस्ट में एंट्री का पोर्टल चाहिए। किस तरह से ये होस्ट में घुसेगा, ये आपको पोर्टल ऑफ एंट्री चाहिए। सो इस तरह से ये इस एंट्री के बाद में ये किस में घुसेगा, होस्ट में, और उस होस्ट को आप क्या कहेंगे, ससेप्टिबल होस्ट। इस होस्ट को आप क्या कहेंगे, ससेप्टिबल होस्ट। ये वो होस्ट है जिसके अंदर ये डिजीज कॉज हो रही है। अब आप देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शन, देयर इज अ रिजर्वायर, इस रिजर्वायर से देयर इज अ पोर्टल ऑफ एग्जिट, देयर इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर इज अ पोर्टल ऑफ एंट्री एंड देन देयर इज अ पर्सन हु विल बी ससेप्टिबल होस्ट जिसमें ये इन्फेक्शन होगा। अब क्या आपको नहीं लगता कि मैं यहां से प्रिवेंशन के बारे में सोच सकता हूं? अगर मुझे ये चीज अच्छे से समझ में आ गई तो मुझे बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया कि मैं किसी चीज को प्रिवेंट कैसे करता हूं। हर चीज को रटिए मत, हर चीज को रटिए मत। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे नहीं रट पाएंगे सारी चीजें, पूरी जिंदगी किताब खत्म नहीं होती। मैंने अपने एक टीचर से पूछा, एक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन हैरिसन के नाम से किताब आती है। तो मैं जब फाइनल ईयर में पहुंचा, थर्ड ईयर से पढ़ रहा था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा, बहुत 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 महान फिजिशियन, मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये 4 साल से पढ़ रहा हूँ, इस किताब को ख़त्म नहीं हो रही, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन बाय हैरिसन। तो उन्होंने कहा, भैया तू 4 साल से पढ़ रहा है, मैं 30-35 साल से पढ़ रहा हूँ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ समथिंग जिसे आप केवल रटने, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हर चीज़ को क्रैम करके वॉमिट कर देते हैं एग्जाम में। कहीं ना कहीं चेक लग जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। सो अपने टेम्परामेंट को चेंज कीजिए, पढ़ने का तरीका सीखिए, चीज़ों को समझ लीजिए, चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और आसान भी लगेंगी। अब आप देखिए, अब हम इसको प्रिवेंट करते हैं। अब आप सोचिए रिजर्वायर कितना आसान है। अब आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग रिजर्वायर है। मान लीजिए कोई आदमी है जो केस है, किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो जल्दी ट्रीट करो ना उसको, ताकि वो औरों को इन्फेक्ट ना कर सके। ये हो गया ना प्रिवेंशन दूसरों के लिए। और मान लीजिए ढूंढ के निकालिए, हो सकता है कोई सब क्लिनिकल हो सकता है सब क्लिनिकल HIV। मैंने आपको कहा 10 साल बाद इस आदमी को सिम्टम आएंगे, तब तक ये कितने लोगों को पहचान सकता है। तो हाई रिस्क में जरा स्क्रीनिंग टेस्ट कीजिए, एलाइजा करके देखिए। आप हाई रिस्क पेशेंट्स में जो है देखिए कि क्या इस तरह के लोग जो IV ड्रग अब्यूजर्स हैं उनमें स्क्रीनिंग टेस्ट करके देखिए, पकड़ लीजिए पहले ही, ताकि आप उसका ट्रीटमेंट कर सकें और ये दूसरे लोगों को ना फैला सके। आपको समझ में आ गया कि कुछ बीमारी को मैं किस तरह से कर सकता हूँ। इसी तरह से एनिमल पॉपुलेशन को कंट्रोल कीजिए, रोडेंट्स वगैरह की। आप देखिए कि किस तरह की बीमारियां एनिमल्स के थ्रू होती है, किस तरह से एनिमल्स को किया जा सकता है, क्या एनिमल्स को किसी तरह से डीकंटेमिनेट किया जा सकता है, क्या उनको ट्रीट किया जा सकता है, क्या इससे डिजीज के ट्रांसमिशन में मदद मिलेगी। सो ये कॉमन सेंस अपने आप आपकी काम करेगी। ऑब्वियसली एनवायरमेंट में आप रिजर्वायर, आप देखिए, मान लीजिए मॉस्किटो है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में भी ये बात आएगी। मॉस्किटो ब्रीड करता है, एक जगह पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। तो यही एक गवर्नमेंट कहती है कि जैसे डेंगू की बीमारी होती है, इस तरह की चिकनगुनिया वगैरह बीमारियां आती हैं, तो क्या कहते हैं, मलेरिया की जी मॉस्किटो ब्रीड करता है पानी के अंदर, तो घर के आसपास पानी को इकट्ठे मत होने दीजिए। कूलर में अगर आपने पानी भरा हुआ है तो सप्ताह में एक बार उसको चेंज कर लीजिए, या उसमें ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। क्यों कह रहे हैं?
ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। हम एक गैम्बूजिया फिश आपके बारे में बात करेंगे। मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है, तो आपने वाटर कहीं पे इकट्ठा हुआ, आपने वहां पे क्या डाल दिया, गैम्बूजिया डाल दिया, वो लार्वा को क्या करेगी, कंज्यूम कर जाएगी, खा जाएगी, और इसकी वजह से पैथोजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिजीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो मुझे समझ में आया कि मैं बहुत सारे काम कहाँ कर सकता हूँ, रिजर्वायर में कर सकता हूँ, बहुत सारे काम कहाँ पर कर सकता हूँ, पोर्टल ऑफ एग्जिट में कर सकता हूँ। ये कहानी मुझे समझ में आ गई कि यहां पर क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स मैं लगा सकता हूं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए, समबडी इज हैविंग HIV, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, रोक दीजिए उसको। ये ट्रांसमिशन की चेन तोड़नी है। आप देख रहे बार बार ये शब्द सुनते होंगे कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस में गवर्नमेंट बार बार क्या कहा था, गवर्नमेंट ने बार बार क्या कहा है कि हमें चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़नी है, चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ना है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि जिस आदमी को हो गया उसको आइसोलेट कीजिए ना, ताकि वो औरों को ना कर पाए। ये टूट जाएगी ना चेन, क्योंकि ये ह्यूमन से ह्यूमन में होनी है ना, एयरबॉर्न। तो आपने उसको क्या कहा, भैया तो आइसोलेट रहे 2 हफ्ते, कहीं मत निकल। तो इसका मतलब यह है कि इस बीच में आप ठीक हो जाओगे और आप दूसरों को ट्रांसमिट नहीं करोगे, आपने चेन को तोड़ दिया। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये लॉकडाउन क्यों लगता है? ये लॉकडाउन इसीलिए लगता है ताकि इस तरह के लोगों को, क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर कैसे पता करें, कहीं पे 1 लाख लोग इकट्ठे, आप कैसे पता करेंगे किस में हो रही है ये प्रॉब्लम? सब लोग अपने घर में, आपके सामने आ जाएगा सिम्टम है, आपने उसको घर में क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, वो दूसरों को क्या नहीं करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा, आपने चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ दी। सो दिस इज वॉट मेक सेंस। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह से इसको तोड़ना है। पोर्टल ऑफ एंट्री देखिए, पोर्टल ऑफ एंट्री में बहुत सारा काम कर सकते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री में से फॉर एग्जांपल मलेरिया है, आपको पता है मॉस्किटो बाइट से होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट इस्तेमाल कीजिए, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल कीजिए, पूरे क्लोथिंग पहनिए। आपको पता है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर डेंगू होता है, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको पता है एक्सपोज्ड स्किन पे वो क्या करता है, बाइट करता है। ये बड़ा सिंपल एक प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। आप क्या लगा सकते हैं, आप क्या लगा सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा सकते हैं। सो ये सब चीजें पर्सनल प्रोटेक्शन है। हैंड वॉशिंग कीजिए, हैंड वॉशिंग कीजिए। आपको पता है कि कहीं से सरफेस से एक चीज पैथोजन आ सकता है, तो बार बार क्या करिए, हैंड वॉशिंग कीजिए। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि ड्रॉपलेट ऐसे गएगा, आपने डबल मास्क लगा लिया। आपको पता है आई से भी एंटर कर सकता है, आपने ऐसे एरिया में फेस शील्ड लगा ली। आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया। आपको पता है कि इतने डिस्टेंस तक ये चीज ट्रांसमिट होगी, तो मैं क्यों ना इतना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं ताकि ये ट्रांसमिट ना हो। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। तो बहुत कुछ किया जा सकता है पोर्टल ऑफ एंट्री पे। और देखिए ससेप्टिबल होस्ट में तो बहुत ही कुछ किया जा सकता है। कैसे? आप उसकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, आप इसकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, इसके वो फैक्टर्स को मॉडिफाई कीजिए। आपको पता है बहुत अच्छी तरह से कि बहुत से लोगों में एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन रह जाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता उनमें। पैथोजन जो है बॉडी में घुसने के बाद कुछ नहीं कर पाते। अगर किसी आदमी की इम्यूनिटी ठीक है, उसे कहिए हेल्दी लाइफस्टाइल रखे, है ना, बेटर जो है पूरी एक बैलेंस डाइट खाए। और अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये देखिए इसका कितना बड़ा रोल होगा इस पर। बहुत सी डिजीजेज वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, और इस वैक्सीन से आप इम्यून सिस्टम को बेटर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं होस्ट के। क्या आपने कोरोना पैंडेमिक में वैक्सीन लगवाई इसको प्रिवेंट करने के लिए? तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर्स को तो अगर आप वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर दें, ये देखिए एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक बहुत कॉमन कैंसर है, खासतौर पे इंडियन फीमेल्स के अंदर कैंसर सर्विक्स उसका सबसे बड़ा कॉज है। सो अगर आपने फीमेल्स को इम्यूनाइज कर दिया इस वायरस के अगेंस्ट, तो ये कैंसर नहीं होगा। जस्ट सी द प्रिवेंटिव पावर ऑफ दीज थिंग्स। सो मुझे उम्मीद है अब आपको कुछ समझ में आया होगा अपने इस चैप्टर के बारे में। तो अगर मैं शुरू से अगर एक बार आपको दिखाऊं, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमने हेल्थ को डिफाइन किया, उसके बाद में हमने ये कहा कि डिजीज की डेफिनेशन बहुत अच्छी नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने कोशिश किया कि डिजीज किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि डिजीज कॉज कैसे होती है। फिर हमने ये देखा कि एक डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे होता है, व्हाट इज द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज। और फिर हमने ये देखा कि कुछ डेफिनेशंस जो हमारे सामने बार बार आएंगी, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है। और फिर हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन देखा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझा, और चेन ऑफ इन्फेक्शन समझने के बाद में हमने देखा कि किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है।